गुड इवनिंग। आज का हमारा विषय है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के कुछ लक्षण, कुछ विशेषताएं जिन पे हम बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा था कि आप लोग किताब से पढ़ के आएंगे और हम आपको दूसरे पैटर्न पे समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम तुमसे कहेंगे कि नोट्स में एक हेडिंग डालिए। आप लोग एक हेडिंग डालिए, भिन्न भिन्न आधारों पर संविधान का वर्गीकरण। संविधान के क्या बंटवारे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन वेरियस बेसिस, अलग अलग आधार, जिनमें नंबर 1 पहला आधार आप लोग लिखिए, विधायिका व कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। विधायिका व कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर, बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। इसमें विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संविधान के नियम तय किए जाते हैं। अगर जो हम दुनिया के तमाम संविधानों को देखें तो दो तरह की व्यवस्थाएं उभर के आती हैं इस संबंध के आधार पर, जिसमें नंबर 1 संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। नंबर 2 अध्यक्षीय व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। संसदीय व्यवस्था एवं अध्यक्षात्मक व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अगर जो एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए हमारे पास एक बेहतर एग्जाम्पल है, जो है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी रख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। अगर जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के एग्जाम्पल की बात करें, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के संविधान का उदाहरण देखें तो वो हमें दिखाई देता है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पर जो व्यवस्था है वो अध्यक्षात्मक है और जो भारत और ब्रिटेन की व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था है, जिसको हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। अब हम इन दोनों के अंतर को समझेंगे कि कहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो वहां पे क्या होगा, जहां पे अध्यक्षीय व्यवस्था है वहां पे क्या अंतर होगा। समझने के लिए अगर जो आसान भाषा में हम आपको बताएं तो एक लाइन याद रखी जाती है कि जहां विधायिका से ही कार्यपालिका तय की जाती है वहां पर संसदीय व्यवस्था होती है, और जहां पर विधायिका अलग होती है और कार्यपालिका का चयन विधायिका से न होकर स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात विधायिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग होते हैं, वहां हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम एक एक पॉइंट करके समझेंगे। तो आप लोग चाहें तो अपने नोट्स बनाते हुए एक टेबल बना लीजिए और एक साइड पहले लिख लीजिए संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और दूसरी साइड लिख लीजिए अध्यक्षीय व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और बीच में एक लाइन खींच लीजिए। एक तरफ संसदात्मक व्यवस्था, दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में पहला पॉइंट लिख लीजिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। विधायिका व कार्यपालिका में समन्वय होता है, दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहले दिन हमने क्लास में आपको बताया था कि विधायिका कानून बनाने का कार्य करती है और भारत में विधायिका को हम संसद के नाम से जानते हैं। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, जो एमपीज हमारे हैं, वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, संसद के सदस्य हैं, और वही कानून बनाने का कार्य करते हैं। तो वो क्या है? विधायिका के सदस्य। तो सांसद क्या कहलाते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को ही हम लेजिस्लेचर कहते हैं। उन्हीं सांसदों में से अगर जो कुछ लोगों को शपथ दिलाकर मंत्री बना दिया जाता है, ओथ सेरेमनी होने के बाद यदि हम उनको मिनिस्टर बना देते हैं, और हमने बताया था कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आदरणीय संतोष जी, आदरणीय धर्मेंद्र कश्यप जी, तो ये क्या है? ये आप लोगों के लिए
सिर्फ विधायिका के सदस्य के रूप में चुने गए हैं आप लोगों के द्वारा। लेकिन यदि इनमें से किसी को भी शपथ दिलाकर मंत्री बना दिया जाता है, जैसे आदरणीय संतोष जी अभी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का प्रभार देख रहे हैं, धर्मेंद्र कश्यप जी मंत्री नहीं हैं, संतोष गंगवार जी मंत्री हैं, तो संतोष जी विधायिका के सदस्य होने के साथ साथ अभी किसके सदस्य हैं? कार्यपालिका। तो एक ही संतोष जी, एक ही मोदी जी, एक ही अमित शाह जी, एक ही राजनाथ सिंह जी, वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वही मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद के भी सदस्य हैं। तो जो संसद सदस्य चुने जाएंगे, यदि उन्हीं को मंत्री बनाया जाएगा तो वहां पर विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय होगा। लेकिन उदाहरण के तौर पर जैसे अमेरिका, जो उनके यहाँ लेजिस्लेचर के मेंबर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर चुनकर आएंगे, वो कांग्रेस के सदस्य होंगे, वो सीनेट के सदस्य होंगे, मेंबर ऑफ सीनेट एंड मेंबर ऑफ कांग्रेस। बट जो मिनिस्टर बनाए जाएंगे, वो जो राष्ट्रपति चुना जाएगा, जो राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत के आएगा, वो अपनी पसंद से अपने मन के मंत्री चुनेगा। कुल मिला के इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए पहली बुनियादी चीज हमने आपको बता दी कि अगर जो सांसदों में ही मंत्री तय किए जाएंगे तो उस सिस्टम को हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहेंगे। लेकिन यदि सांसद अलग होंगे और मंत्री अलग होंगे, जो सांसद है वो मंत्री नहीं होगा, जो मंत्री है वो सांसद नहीं होगा, तो हम उसे कहेंगे अध्यक्षीय व्यवस्था। इसी बुनियाद के आधार पर दोनों में अंतर हो जाता है। अब हमने एक एक पॉइंट तुम्हें समझाने के लिए बताया। तो पहला पॉइंट बताया कि विधायिका व कार्यपालिका का समन्वय होता है तो संसदीय व्यवस्था होती है। दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक में आप लिख सकते हैं विधायिका व कार्यपालिका में अलगाव होता है, सेपरेशन इन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो अगर जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में सेपरेशन है, ये दोनों आइसोलेटेड हैं, अलग अलग हैं, तो वहां पे अध्यक्षीय व्यवस्था है। बस इसी आधार पर आगे के पॉइंट हम समझते रहेंगे। अब जब विधायिका से ही कार्यपालिका का चयन होता है तो अगला पॉइंट लिख लीजिए संसदात्मक व्यवस्था में कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। एग्जीक्यूटिव आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक में लिख लीजिए कार्यपालिका का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। द एग्जीक्यूटिव इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। दूसरे पॉइंट में हमने क्या अंतर किया? एक तो संसदीय व्यवस्था में पूरी मंत्रिपरिषद, जिसे हम कार्यपालिका कह रहे हैं, इसका अर्थ आप हमेशा याद रखिएगा मंत्री, और अगर जो हम विधायिका कह रहे हैं तो उसका एक ही अर्थ है संसद के सदस्य। तो अगर जो मंत्री लोग सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति जिम्मेदार है, विधायिका का कहने का मतलब संसद, उनको संसद में जवाब देने पड़ेंगे, तो इस व्यवस्था को हम संसदीय व्यवस्था कहेंगे। और अगर जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी, सामूहिक नहीं होगी, व्यक्तिगत होगी, और वो भी किसके प्रति होगी? राष्ट्रपति के प्रति होगी, प्रेसिडेंट के लिए होगी, तो उसे हम अध्यक्षीय व्यवस्था कहेंगे। ओके, रिपीट कर देंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, आप लोग पेशेंस रखिए। जब तक आप लोगों का क्लियर नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग आराम से समझिए। हमने दो तरह की व्यवस्थाएं बताई विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर, जिसमें एक तरफ हमने कहा संसदात्मक व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरी तरफ आप लिख लीजिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जिधर संसदात्मक व्यवस्था लिखा है उधर पहला पॉइंट मैंने बताया है कि विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय होता है, कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक व्यवस्था प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बताया कार्यपालिका में अलगाव होता है, सेपरेशन in the legislature and the executive।
ये मुख्य रूप से पहला अंतर होता है। इसी से दूसरे अंतर आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि जहां संसदीय व्यवस्था होगी, जैसे हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, उदाहरण में भी बता दिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संसदीय व्यवस्था के लिए है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए है, जबकि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सेटअप खड़ा करता है। तो चूंकि हमारे यहाँ मंत्री सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, अगर जो एक मंत्री की गलती है और उस पर आरोप साबित हो जाता है तो हमारे यहाँ पूरी मंत्रिपरिषद बर्खास्त होती है। यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद खत्म हो जाती है। लेकिन जहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, अध्यक्षीय व्यवस्था होगी, वहां पर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक एक मिनिस्टर की। वहां पर एक एक मिनिस्टर जिम्मेदार होगा और वो भी सवाल जवाब कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तो हमने क्या पॉइंट बताया अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कि कार्यपालिका का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। द एग्जीक्यूटिव इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। दूसरा पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए कि जहां संसदीय व्यवस्था होगी, जैसे ब्रिटेन और भारत, यहां पर नाम मात्र का एवं वास्तविक प्रमुख में अंतर होगा। नाम मात्र व वास्तविक प्रमुख में अंतर होगा। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल हेड एंड द रियल हेड। जैसे भारत के उदाहरण के तौर पे देखें तो नाम मात्र के प्रमुख के रूप में प्रेसिडेंट होते हैं और वास्तविक प्रमुख के रूप में हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अभी सारे निर्णय देश में कोविड-19 के संदर्भ में आप लोग देख रहे हो आदरणीय मोदी जी ले रहे हैं, लेकिन हस्ताक्षर के तौर पर या फिगर के तौर पर, फिगर हेड जिसे कहते हैं, नॉमिनल हेड जिसे कहते हैं, वो प्रेसिडेंट है। ऐसे ही ब्रिटेन में फिगर हेड या नॉमिनल हेड, जिसको हम नाम मात्र का प्रमुख कहते हैं, तो वहां पर राजा होते हैं और वास्तविक प्रमुख के रूप में वहां प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अध्यक्षीय व्यवस्था में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अगर जो हम देखें तो नाम मात्र का प्रमुख व वास्तविक प्रमुख एक ही होता है। नॉमिनल एंड द रियल हेड इज द सेम। जैसे यूएसए में आप क्या देखते हो, वहां के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो रियल हेड भी हैं और वही फिगर हेड भी हैं। राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ही वास्तविक प्रमुख हैं और राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ही नाम मात्र के प्रमुख हैं। तो तीसरा अंतर हो जाता है कि जहां प्रमुख दो होते हैं और जहां प्रमुख एक ही होता है। इसलिए भारत और ब्रिटेन में दोनों में अंतर होगा। संसदीय व्यवस्था में यह व्यवस्था इसलिए बनाई जाती है, इसके दो मुख्य आधार माने जाते हैं। एक तो ये कि जिसको हम राष्ट्र प्रमुख की भूमिका में नॉमिनल हेड या फिगर हेड के रूप में घोषित करते हैं, कभी भी उस पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, उसको निर्विवाद रूप से हम राष्ट्र प्रमुख की भूमिका में रखते हैं। और जो वास्तविक प्रमुख है उसको हम आलोचना के घेरे में भी लेते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। इसलिए हमेशा प्रधानमंत्री से हम सवाल जवाब करते रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति से नहीं। ऐसे ही ब्रिटेन में वहां के राजा से सवाल जवाब नहीं किया जाता है, वहां के प्रधानमंत्री से पूछा जाता है। लेकिन आप यूएसए में देखोगे तो उनके नाम मात्र के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन सारे सवाल जवाब भी उन्हीं से होते हैं। अगर जो बहुत देशी भाषा में तुम्हें समझाएं कि अगर जो कुछ अच्छा बुरा होगा तो आलोचना का शिकार हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था में राष्ट्र प्रमुख कभी नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक रूप से उसके पास शक्ति नहीं है। जब आर्टिकल 74 एंड 75 आपको पढ़ाएंगे तब ये और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने बताया कि संसदीय व्यवस्था में रियल हेड एंड फिगर हेड दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में रियल हेड एंड फिगर हेड आर सेम। ठीक, दोनों एक बराबर है, सेम है, एक ही आदमी है। चौथा अंतर, इसको समझ लीजिए ऐसे कि कहा जाता है संसदात्मक व्यवस्था में लैक ऑफ इफिशियंसी होती है।
दक्षता का अभाव होता है। दूसरी तरफ हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कहते हैं दक्ष प्रशासन की संभावना अधिक होती है। द पॉसिबिलिटी ऑफ द इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर। कैसे? चूंकि हमने बताया कि संसदीय व्यवस्था में या भारत में या ब्रिटेन में मंत्री उन्हीं को बनाया जा सकता है जो पहले सांसद बन के आए हो। जैसे आदरणीय संतोष जी हमारे यहाँ से सांसद बन के जीत के गए हैं, तब उनको श्रम एवं रोजगार मंत्री बनाया गया है। या जो भी लोग जीत कर आएंगे उन्हीं को, पुराने कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो हमारे यहाँ बात नाम के तौर पर लिए जाते हैं कि रेल मंत्री बनाना है तो संसदीय व्यवस्था में आपको ये देखना पड़ेगा कौन सांसद के रूप में जीत के आया है, किसकी पकड़ ज्यादा है, कौन बड़ा नेता है तो उसको रेल मंत्री या गृह मंत्री या एचआरडी मंत्री, मानव संसाधन मंत्रालय, ये दिए जाएंगे। लेकिन जहां अध्यक्षीय व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहां पर अभी 4 पॉइंट समझा रहा हूं, कई बार रिपीट करूंगा, पेशेंस रखा करो, कई बार बोलूंगा। जहां अध्यक्षात्मक व्यवस्था है वहां पर चूंकि यह जरूरी नहीं है कि मंत्री उसी को बनाया जाए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वहां पर प्रेसिडेंट ये देखते हैं कि कौन आदमी ज्यादा एफिशिएंट है, कौन आदमी ज्यादा नॉलेज रखता है उस क्षेत्र की, वो मंत्रालय उसी व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर भारत के संदर्भ में, तो हमने 4th पॉइंट में बताया, संसदीय व्यवस्था में एक पॉइंट लिखाया कि दक्षता का अभाव, इसकी पॉसिबिलिटी रहती है, दक्षता के अभाव की संभावना होती है, तो इसको कहते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ लैक ऑफ इफिशियंसी, दक्षता के अभाव की संभावना होती है। जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में दक्ष प्रशासन की संभावना रहती है, द पॉसिबिलिटी ऑफ इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। इस पॉइंट को इस तरह से हमने समझाया कि चूंकि सांसद से ही मंत्री बनाने हैं, विधायिका से ही कार्यपालिका का चयन होना है, इसलिए यहां पर दक्षता मुख्य रूप से नहीं होती। लेकिन अध्यक्षीय व्यवस्था में हमें जरूरी नहीं कि हमें सांसदों को ही मंत्री पद की शपथ दिलानी है, तो जो आदमी ज्यादा एफिशिएंट है जिस फील्ड में, उस मंत्रालय को उसे सौंपा जाता है। जैसे भारत के संबंध में उदाहरण के तौर पर अगर जो हम कहें तो अभी रेल मंत्री हम ऐसे आदमी को बनाते हैं जो बड़ा नेता हो, जिसकी पार्टी में पकड़ अच्छी हो, या गठबंधन सरकार है तो जिसके सांसद ज्यादा हो। लेकिन अगर जो यहीं पर अध्यक्षीय व्यवस्था के नजरिए से देखें तो भारत में रेल मंत्री बनाने के लिए ई श्रीधरन से बेहतर कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता, जिन्हें हम मेट्रोमैन, रेलमैन के नाम से जानते हैं। कोंकण रेल जिन्होंने बनाई थी, जिन्होंने दिल्ली मेट्रो बनाई, तो ऐसे आदमी को रेल मंत्री बनाया जाएगा यदि अध्यक्षीय व्यवस्था है। जैसे एचआरडी मिनिस्टर बनाना है, तो भारत में मोदी सरकार बनने के बाद हमारी एचआरडी मिनिस्टर बनी थी आदरणीय स्मृति ईरानी, जिनकी खुद एजुकेशन और डिग्री को लेके तमाम तरह के प्रश्न उठाए जाते रहे। लेकिन संसदीय व्यवस्था में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं कि इतने एजुकेटेड आदमी को ही बनाए, बस वो सांसद है और प्रधानमंत्री चाहते हैं तो उसको वो मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन अगर जो अध्यक्षीय व्यवस्था होती तो निश्चित तौर पर किसी पढ़े लिखे को, जिसने विश्वविद्यालयों की ठीक से समझ हो, जिसको पढ़ाई लिखाई से जिसका सीधा संबंध हो, उसको एचआरडी मिनिस्ट्री दी जाएगी। और अगर जो अध्यक्षीय व्यवस्था होती तो मेरे जैसे आदमी को मौका मिलता, जस्ट फॉर किडिंग, मजाक में कह रहा हूं कि तो मेरे जैसे पीएचडी किए हुए, नेट जेआरएफ क्वालिफाई, जिसको सालों का पढ़ाने का अनुभव है, जिसने देश के लगभग सभी विश्वविद्यालयों का भ्रमण किया है, तमाम विश्वविद्यालयों में पढ़ने पढ़ाने का अनुभव रहा है, 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हमारी एजुकेशन जो पारंपरिक पूरी हुई, और डिबेट बोलने के नाते मैं देश के लगभग हर विश्वविद्यालय में गया हूं। तो ऐसे किसी व्यक्ति को चुना जाना चाहिए, जैसे प्रोफेसर मोहम्मद मुजम्मिल साहब, या तमाम बड़े वाइस चांसलर हैं जिन्हें शिक्षा का बड़ा अनुभव है, ऐसे किसी व्यक्ति को एचआरडी मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए था। लेकिन अब क्या होता है कि जो सांसद जीत के आए उन्हें बनाया जाएगा। तो 4th पॉइंट यही कहता है कि संसदीय व्यवस्था में संभावना रहती है कि कहीं ना कहीं दक्षता का अभाव रहेगा, तो इसको कहते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ लैक ऑफ इफिशियंसी। और दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक व्यवस्था में दक्ष प्रशासन की संभावना अधिक रहती है, द पॉसिबिलिटी ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन इज मोर। ये था हमारा 4th पॉइंट जो हमने आपको और क्लियर कर दिया।
इसके बाद जो संसदीय व्यवस्था होती है, चूंकि इसमें सरकार कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होने के कारण अगर एक मंत्री भी गलती करता है या किसी कारण से भी आरोप लगता है, और चूंकि मंत्री सांसदों के बीच से चुने जाते हैं और यदि सांसदों में कोई भी मतभेद पैदा होता है तो यहां सरकार गिरने की संभावना रहती है। इसलिए फिफ्थ पॉइंट तुम लिख सकते हो, द पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परेरी गवर्नमेंट रिमेन्स, अस्थायी सरकार की संभावना बनी रहती है। मोदी जी की पार्टी अभी बहुमत में है, ठीक है, लेकिन अगर जो इसी पार्टी के अभी 280 सांसद खड़े हो जाएं और कहें कि अब मोदी को प्रधानमंत्री नहीं रखना है, हमें तो अपना प्रधानमंत्री अमित शाह जी को बनाना है या राजनाथ सिंह जी को बनाना है, तो ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाएगी। जी हां, गिर जाएगी। इसलिए संसदीय व्यवस्था में आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर भारत में 13 दिन की सरकार भी मिलती है जो अटल जी ने चलाई, 13 दिन बाद सरकार गिर गई। लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में स्थायी सरकार होती है, देयर इज ए परमानेंट गवर्नमेंट। 4 साल के लिए अमेरिका में राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अगर जो उन पर महाभियोग चलेगा तो अलग बात होगी, लेकिन यदि महाभियोग जैसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, इम्पीचमेंट जैसा कोई प्रोसीजर नहीं हुआ है, तो यूएस प्रेसिडेंट और उनके मिनिस्टर हमेशा मंत्री बने रहते हैं और वो लगातार अपना काम करते रहते हैं। यदि किसी एक मंत्री ने कोई गलत काम किया तो राष्ट्रपति चूंकि व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों से सवाल जवाब करता है, तो राष्ट्रपति उस मंत्री को हटा देगा और उसकी जगह नए किसी व्यक्ति को मंत्री बना देगा। तो एक आदमी की गलती के कारण सरकार पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है, लेकिन संसदीय व्यवस्था में सरकार पूरी तरह से सामूहिक रूप से जिम्मेदार होने के कारण संभावना रहती है कि गिर सकती है। इसलिए कहा जाता है कि संसदीय व्यवस्था में सरकार परमानेंट नेचर में नहीं होती, उसको हमेशा बहुमत की जरूरत रहती है। लेकिन स्थायी सरकार होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, क्योंकि पार्लियामेंट में बहुमत से उसका कोई लेना देना नहीं होता। वहां के मंत्री, वहां के एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति खुद तय करते हैं और राष्ट्रपति खुद 4 साल के लिए जीत कर आते हैं। तो इस स्थिति में वहां पर परमानेंट है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट पहले लिख लो फिर समझा देता हूं कि कार्यपालिका और विधायिका में सामान्यतः टकराव की स्थितियां नहीं होती हैं। जनरली देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका में सामान्यतः टकराव की स्थितियां नहीं होती हैं। दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक में लिख लीजिए, कार्यपालिका और विधायिका में टकराव की संभावना बनी रहती है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ confrontation between the executive and the legislature। ये क्या मामला है कि विधायिका और कार्यपालिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था में टकराव की स्थितियां बनी रहती हैं। देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। ऐसा क्यों होता है, अब इस पॉइंट को समझ लो। पहले संसदीय व्यवस्था, उदाहरण के तौर पर भारत या ब्रिटेन, जहां पर जो संसद सदस्य है, जैसे हमारे आदरणीय संतोष जी सांसद हैं तो वो विधायिका के सदस्य हैं, और वही संतोष जी को जब शपथ दिला दी गई और श्रम रोजगार मंत्री बना दिया गया तो वो कार्यपालिका के सदस्य हो गए। तो वही संतोष जी विधायिका भी हैं और वही संतोष जी कार्यपालिका है। वही मोदी जी बनारस से सांसद हैं तो लेजिस्लेचर के मेंबर हैं, वही मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो कार्यपालिका के सबसे प्रमुख हैं। ठीक इसी तरह से अमित शाह जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो विधायिका हैं, राजनाथ सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो विधायिका हैं, और फिर मंत्री के रूप में वो कार्यपालिका है। तो विधायिका और कार्यपालिका संसदीय व्यवस्था में एक ही व्यक्ति होता है, तो क्या मोदी जी से टकराएंगे, आदरणीय संतोष जी से टकराएंगे? इसलिए विधायिका और कार्यपालिका के बीच संसदीय व्यवस्था में सामान्यतः टकराव की स्थितियां नहीं होती हैं, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका व विधायिका में टकराव की संभावना बनी रहती है। क्योंकि अमेरिका के सिस्टम में देखोगे कि जो लोग चुन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर कांग्रेस और सीनेट के सदस्य के रूप में जीत कर आए हैं, वो सिर्फ लॉ मेकिंग करेंगे, वो कांग्रेस और सीनेट के मेंबर होंगे। लेकिन जो मिनिस्टर बनाए जाएंगे वो बिल्कुल अलग से तय किए जाएंगे।
इसलिए अलग अलग आदमी हैं तो आपस में टकराव रहेगा। इसीलिए आप लोग देखोगे कि अमेरिका में अक्सर राष्ट्रपति के निर्णयों पर वहां सीनेट और कांग्रेस में विरोध होता रहता है, और सीनेट और कांग्रेस के सदस्य चूंकि अलग होते हैं, मंत्री अलग होते हैं, तो उनमें टकराव की संभावना रहती है। ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसी पॉइंट से एक नया पॉइंट पैदा होता है कि जब विधायिका और कार्यपालिका में टकराव की संभावना रहेगी तो एक आदमी बीच बिचाव के लिए चाहिए होगा। लेकिन संसदीय व्यवस्था में जहां टकराव की संभावना नहीं होगी, जहां एक ही व्यक्ति विधायिका का सदस्य है, वही व्यक्ति कार्यपालिका का सदस्य है, तो टकराव की संभावना कम है, तो वहां किसी के बीच बिचाव की बहुत जरूरत नहीं होगी। हमने पहले क्लास में आप लोगों को बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये विधायिका और कार्यपालिका में कोई भी विवाद होगा तो न्यायपालिका सुलझाने के लिए आएगी। तो इसी से अगला पॉइंट पैदा होता है जो संसदीय व्यवस्था में लिख लो, इस व्यवस्था में आवश्यक नहीं कि न्यायपालिका सर्वोच्च हो। इन दिस सिस्टम इज नॉट नेसेसरी दैट द जुडिशरी इज सुप्रीम। ठीक, संसदीय व्यवस्था में आप लोगों को लिखा रहा हूं कि जरूरी नहीं कि न्यायपालिका सर्वोच्च हो। दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक व्यवस्था में लिख लीजिए कि इस व्यवस्था में न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। इन दिस सिस्टम जुडिशरी इज सुप्रीम। अध्यक्षात्मक व्यवस्था का ये पॉइंट ऊपर के पॉइंट से ही पैदा होता है, जिसको मैंने आप लोगों के सामने क्लियर कर दिया कि यदि विधायिका और कार्यपालिका एक ही हैं, उनके बीच में समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, वो एक ही हैं, तो उनमें विवाद की स्थिति कम होगी। और जब विवाद नहीं होगा तो कोई पंच जरूरी नहीं होगा जो उनके विवाद को सुलझाए। लेकिन अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जहां विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग हैं, उनमें टकराव की स्थिति बनती है। तो जब विधायिका और कार्यपालिका में टकराव होगा तो उनके इस टकराव को शांत करने के लिए एक तीसरे आदमी को आना पड़ेगा और उसको इन दोनों से ऊपर रखा जाएगा, तभी तो वो दोनों को डांट के लड़ाई बंद करा पाएगा। इसलिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जरूरी हो जाता है, नेसेसरी होता है कि जुडिशरी सुप्रीम हो, सुप्रीम जुडिशरी। नेक्स्ट पॉइंट एक और कि संसदीय व्यवस्था में सरकारें निरंकुश नहीं हो सकती। गवर्नमेंट कैन नॉट बी ऑटोक्रेटिक इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्योंकि यहां पर अगर जो मोदी जी ऑटोक्रेटिक होना चाहेंगे तो सबसे पहले उनसे अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी या संतोष गंगवार जी या धर्मेंद्र कश्यप जी या संघमित्रा मौर्य जी, श्रीमती संघमित्रा मौर्य आपकी बदायूं की सांसद, या पीलीभीत के सांसद आपके वरुण गांधी जी, ये लोग मोदी जी से अपना समर्थन वापस ले लेंगे और सरकार गिर जाएगी। इसलिए संसदीय व्यवस्था में सरकारें निरंकुश नहीं हो पाती, ऑटोक्रेटिक नहीं हो पाती। तो यहां पर सरकारों के ऊपर नकेल रहती है, क्योंकि सांसद जब चाहेंगे समर्थन वापस ले लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। उसके विपरीत अध्यक्षात्मक व्यवस्था में चूंकि वहां राष्ट्रपति और मंत्री विधायिका पर निर्भर नहीं होते, इसलिए 4 साल के लिए जो राष्ट्रपति चुन के आए हैं उन्हें महाभियोग से तो हटाया जा सकता है बाय इम्पीचमेंट, लेकिन उनके ऊपर और कोई भी अंकुश नहीं होता। इसलिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था में अंतिम पॉइंट लिख लीजिए, निरंकुश होने की संभावना बनी रहती है, द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी ऑटोक्रेसी आने की संभावना रहती है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से ये हमने तुम्हें 7-8 पॉइंट बताए हैं, जिनसे कि आपको यह अंतर क्लियर हो जाएगा कि जहां संसदीय व्यवस्था है, जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां किस तरह की सरकार होगी, और जहां अध्यक्षीय व्यवस्था है वहां किस तरह की सरकार होगी। डिफरेंस जो है इसको मोटा मोटी एक पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, उसमें यही है कि विधायिका और कार्यपालिका एक ही होंगे, समन्वय होगा, तो वह संसदीय व्यवस्था होगी, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, वहां का संविधान संसदीय व्यवस्था का होगा। और जहां पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था है वहां पर विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग होंगे, और उसके कारण फिर कई पॉइंट और पैदा होंगे
जैसे कि वहां पर न्यायपालिका सर्वोच्च होगी, वहां पर एक ही आदमी नाम मात्र का और वास्तविक प्रमुख होगा, वहां पर स्थायी सरकार होगी, इसलिए उसके ऑटोक्रेटिक होने की संभावना होगी। ये सारे पॉइंट आपस में गुथे हुए हैं। अब इसमें किसी का भी कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो वो बता दे। पहला पॉइंट मैंने आपके सामने क्लियर किया है कि दुनिया के संविधानों में दो तरह की व्यवस्थाएं पैदा होती हैं, कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम, कहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसको बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी किसी का कोई प्रश्न हो मन में तो वो हमसे पूछ सकता है। हाउ द पार्लियामेंट्री ऑफ यूके इज सुप्रीम। वहां पर जो भी संसद कानून बनाती है उस पर न्यायपालिका में कोई भी विचार नहीं किया जाता है। न्यायपालिका संसद के बनाए हुए कानूनों का कोई परीक्षण नहीं कर सकती, जबकि यूएसए में पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कैबिनेट और सीनेट के हर डिसीजन को न्यायपालिका परीक्षण कर सकती है। वहां पर डायरेक्ट जेआर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक इसमें आया, दिस इज माय फर्स्ट क्लास सर। पहला क्लास है तो कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट में बता दीजिए। व्हाट इज किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट के बारे में हम आपको जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर्टिकल 74-75 पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ये यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान आता है। वहां पे क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है, जैसे ब्रिटेन में मैंने बताया कि राजा तो नाम मात्र का प्रमुख है, वो बर्किंघम पैलेस में रहता है, वहां सारी ताकत पार्लियामेंट के पास है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाना छोड़कर कुछ भी कर सकती है, मतलब सब कुछ कर सकती है। तो सारी ताकत किसमें है? प्राइम मिनिस्टर में है। तो कुछ लोग जो प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर खाना पीना खाते हैं, जैसे खासम खास होते हैं, तो पूरी कैबिनेट को मिलकर संसदीय व्यवस्था में निर्णय लेने चाहिए, लेकिन सारे लोग न मिलकर 2-4 मंत्री मिलकर निर्णय ले लेते हैं। जैसे अगर जो सरकार, लाइव हूं, खाली होके फोन करता हूं, लाइव हूं क्लास में। अगर जो आप लोग देखेंगे कि आज की परिस्थिति भारत में अगर जो आप देखें तो किचन कैबिनेट किसकी किसकी है? मोदी जी और अमित शाह जी। जैसे अभी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी मंत्री नहीं थे, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार में किचन कैबिनेट जो थी उसमें सोनिया जी, राहुल जी। तो किचन कैबिनेट की जहां एक साथ जो लोग खाना खाते हैं वो 2-3 लोग जब बहुत ताकतवर हो जाते हैं तो उसको किचन कैबिनेट, शैडो कैबिनेट, ये जब कैबिनेट पढ़ाएंगे आर्टिकल 74-75 तब क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो कंफ्यूजन, वेरी गुड सर। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, फिर से ऑटोक्रेटिक निरंकुश होना, जिस सरकार पर किसी का कोई नियंत्रण न हो। जैसे अभी भारत में एक चिंता लोग जाहिर कर रहे थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होते हुए भी यहां पर मोदी जी ऑटोक्रेटिक तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने जब वोट मांगे हैं तो अपने नाम पर मांगे हैं, जो सांसद जीत के आए हैं बीजेपी से वो मोदी के नाम पर जीत के आए हैं, वो मोदी जी से समर्थन वापस लेंगे नहीं। तो यहाँ की सरकार बहुत ज्यादा मोदी जी पर निर्भर हो जा रही। एक आदमी जब निर्णय लेने लगता है तो उसको ऑटोक्रेटिक कहा जाता है, और संसदीय व्यवस्था में सब मिलकर निर्णय लेते हैं। इसलिए ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो निरंकुश होती है, निरंकुश मतलब जिसपे किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता, एक आदमी सारे निर्णय करता है। जैसे अमेरिका में ट्रंप अपनी मनमानी करने लगे तो वो ऑटोक्रेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मंत्री बनकर 6 महीने में राज्यसभा का मेंबर बन सकते हैं? जी हाँ, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा। ये आगे जब आर्टिकल 74-70 आप लोग आगे के क्वेश्चन पूछने लगते हो, जो पढ़ा रहा हूं उसको समझो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे मुख्य टॉपिक छूट जाएगा। वहां पर यह नियम है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो सदन का सदस्य नहीं है और मंत्री पद की शपथ ले लेता है तो शपथ लेने से 6 माह के अंदर उसको किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना होगा, और यदि वह संसद का सदस्य नहीं हो पाता है 6 महीने बाद तो उसको मंत्री पद छोड़ना होगा। उसमें जरूरी नहीं राज्यसभा, किसी भी सदन का। अगला है, सर प्लीज रिपीट फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट। हमने 2-3 बार रिपीट कर दिए, बता दिया। संसदीय व्यवस्था में अगर एक दल की सरकार हो तो निरंकुशता की संभावना बढ़ जाती है। आई थिंक से कुछ नहीं होता। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर जो आज मोदी जी कोई भी गलत सलत निर्णय लें तो राजनाथ सिंह विरोध कर सकते हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह भाजपा के ही हैं, ऐसे ही आदरणीय संतोष जी विरोध कर सकते हैं।
तो संसदीय व्यवस्था में ज्यादा सेफ रहता है कि कभी भी ऑटोक्रेटिक न हो, एक पार्टी की हो चाहे जो भी हो। कांग्रेस की सरकार रही, क्या इंदिरा जब प्रधानमंत्री थी तो कांग्रेस के लोगों ने इंदिरा का विरोध नहीं किया? अटल जी के रहते हुए क्या भाजपा में अटल जी का विरोध नहीं हुआ? क्या कांग्रेस में मनमोहन सिंह का विरोध नहीं हुआ? तो विरोध होते रहते हैं, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम को डेमोक्रेसी के ज्यादा करीब माना जाता है। अगला पॉइंट है सर पीसीएस जे का ऑनलाइन बैच चला दो प्लीज सर। पीसीएस जे का ऑनलाइन कोई बैच हमारा इधर एग्जीक्यूटिव भी नहीं चल रहा है, ये तो यूट्यूब का सेशन है जिसपे हम बच्चों को आके ऐसे ही निःशुल्क जानकारियां देते हैं। ये कोई बैच जैसी व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो हम सिर्फ जुड़ते हैं जिससे कुछ बातचीत कर ले। आगे अगर जो यही स्थितियां रही तो हर परीक्षा के लिए हमारा ऑनलाइन बैच आ जाएगा। अभी हमारा आईएएस पीसीएस का भी ऑनलाइन नहीं शुरू हुआ, ये तो हम आप लोगों से बस बात करते हैं। सर ओनली बिकॉज ऑफ जुडिशरी हैविंग वीक जुडिशियल रिव्यू एज कंपेयर्ड टू यूएस जुडिशरी दैट व्हाई अवर जुडिशरी इज नॉट सुप्रीम। देखो, एक मोटी चीज होती है कि जब हमें तुम्हारी किसी बात पर, जैसे आज हमें तुम्हारे 24 घंटे के किए गए काम पर जांच करने का कोई अधिकार ही नहीं है, तो हम तुम पे कैसे ताकत दिखाएंगे? तो जहां जुडिशियल रिव्यू होता है, जहां पर न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका द्वारा किए जा रहे कामों पर हमेशा परीक्षण का अधिकार है, वहां विधायिका कार्यपालिका यह सोच कर चलती है ना कि हमसे प्रश्न हो जाएगा। सर क्या इंडिया में जेआर है? इस प्रश्न का उत्तर यह कहा जाता है कि इंडिया में जेआर नहीं है, इंडिया में जुडिशियल रिव्यू राइट नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के अनुच्छेद 13(2) में दिया गया है, वो भी सिर्फ मूल अधिकारों के संदर्भ में। किंतु वर्तमान में 1973 में केशवानंद भारती केस के निर्णय के बाद न्यायपालिका ने अपने न्यायिक निर्णय से भारत में जेआर को हासिल कर लिया है। संविधान में जेआर नहीं है, लेकिन न्यायिक निर्णय से इंडिया में जेआर है। तो कुल मिलाकर ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया, संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था। और ये दोनों व्यवस्थाएं उन्हीं देशों में होंगी जहां पर बेटा महाभियोग बहुत बाद में आगे पढ़ाएंगे जब राष्ट्रपति आएगा, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया कठिन क्वेश्चन है, एक लाइन में समझाने में नहीं है। महाभियोग होता है यदि हमारे राष्ट्रपति महोदय अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से न करें, संविधान का अतिक्रमण करें, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन संसद के सदनों में संसद उनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चला सकता है और उन्हें पद से हटा सकता है। इसको हम बाद में समझाएंगे जब प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे, ठीक। अभी हमने तुम्हें संसदीय और अध्यक्षात्मक समझाया। ये दोनों व्यवस्थाएं उन्हीं देशों में होती हैं जहां लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र की ये दोनों व्यवस्थाएं हैं। यदि भारत में पूछा जाए कि किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो इसका लंबा उत्तर यही होता है, या पूरी तरह से स्पष्ट उत्तर ये होता है कि भारत में संसदीय अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहां पर संसदीय और अध्यक्षात्मक नहीं होता, और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें फिर दो तरह के लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हो जाती हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इसलिए भारत के लोकतंत्र को कहा जाता है संसदीय अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब ये पॉइंट और ये हमारी बातचीत शायद आप लोगों के लिए क्लियर हो गई होगी। यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, फिर हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं और दूसरे पॉइंट में आपको दूसरी व्यवस्था समझाते हैं। यहां तक किसी का भी कोई क्वेश्चन, किसी की भी कोई क्वेरी तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए अब दूसरा पॉइंट लिखिए, संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के अधिकार आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम। ये थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल मामला है, इसको आपको ठीक से समझना होगा। इसको आपको ठीक से समझना होगा कि संसदात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था जिसे कहते हैं, जिसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं और जिसे हम यूनिटरी सिस्टम कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है
और भारत में किस तरह की व्यवस्था है। भारत के संदर्भ में यह प्रश्न आप लोगों के लिए आईएएस और पीसीएस की परीक्षाओं में इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत में न तो पूरी तरह से एकात्मक व्यवस्था है और न पूरी तरह से संघात्मक व्यवस्था है। इसलिए भारत में यह अनोखी विशेषता है जो दुनिया के और संविधानों में नहीं पाई जाती है। इसलिए इस पॉइंट को आप लोग और बारीकी से और गंभीरता से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप ये पॉइंट लिख लीजिए, संघात्मक एवं एकात्मक व्यवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम। सबसे पहले एक तरफ लिख लीजिए संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, लाइन खींच के दूसरी तरफ टेबल बना के लिख लीजिए एकात्मक व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम। एक तरफ संघात्मक फेडरल सिस्टम, दूसरी तरफ एकात्मक यूनिटरी सिस्टम। जिधर आपने संघात्मक लिखा है उधर संघात्मक का उदाहरण नीचे लिख लीजिए यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और जिधर आपने एकात्मक लिखा है उधर उदाहरण के तौर पर लिख लीजिए ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो व्यवस्था है वो यूनिटरी है और जो संघात्मक व्यवस्था है वो अमेरिका की है। फेडरल सिस्टम अमेरिका में है और यूनिटरी सिस्टम ब्रिटेन में है। अब इन दोनों को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंतर जिसके आधार पर यह तय हो जाता है कि किस देश की व्यवस्था फेडरल है और किस देश की व्यवस्था यूनिटरी है। यहां पर यह ध्यान रखिएगा, अभी हमने कहीं भी उदाहरण में इंडिया नहीं लिखाया है, चूंकि इंडिया इस पॉइंट पर न तो संघात्मक का उदाहरण है और न ही एकात्मक का उदाहरण है। इंडिया ठीक बीच में है। इंडिया में की व्यवस्था में भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ पॉइंट आपको संघी के मिलेंगे, कुछ पॉइंट आपको एकात्मक के मिलेंगे। जहां संघी के मिलेंगे, फेडरल सिस्टम के कुछ पॉइंट मिलेंगे तो आपको लगेगा भारत में संघात्मक है। जहां पे एकात्मक के मिलेंगे तो लगेगा भारत में यूनिटरी है। इसलिए भारत बीच में है। तब हम अगला उत्तर बताएंगे जो कि परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भारत की व्यवस्था किस प्रकार की है। लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम संघात्मक व्यवस्था क्या होती है उसे जाने, फिर हम जाने कि एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, तब हम भारत की स्थिति तय कर पाएंगे। इसीलिए हमने टेबल बनवाई, एक तरफ लिखवा दिया आपके लिए संघात्मक व्यवस्था जिसके उदाहरण में यूएसए, दूसरी तरफ एकात्मक व्यवस्था जिसके उदाहरण में ब्रिटेन। अब पहला पॉइंट लिखिए संघात्मक की ओर, अमेरिका की ओर, कि इस व्यवस्था में केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। इन दिस सिस्टम द पावर ऑफ डिवीजन बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट डिवाइडेड होती हैं, पावर्स, बंटवारा होता है। जैसे केंद्र की शक्तियां अलग होंगी और राज्य की शक्तियां अलग होंगी। सरल शब्दों में लिख सकते हो, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है। राज्य की अलग शक्तियां और केंद्र सरकार की अलग शक्तियां। फिर इसी पॉइंट को एकात्मक की ओर लिख लीजिए। इस व्यवस्था में शक्तियों का संकेंद्रण होता है। देयर इज ए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इन दिस सिस्टम। यहां पर पावर सेंट्रलाइज्ड होती है, अर्थात इसको दूसरे शब्दों में आप लिख सकते हो कि यहां पर शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, राज्यों को शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं। अगर जो इस आधार पर देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका के 50 राज्य हैं। वहां पर केंद्र सरकार के रूप में यूएसए और राज्यों के रूप में कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, इस तरह से वहां पर राज्यों की शक्तियां अलग हैं और केंद्र की जो वहां पे गवर्नर होते हैं उनकी अलग पावर है और जो प्रेसिडेंट होता है यूएसए की उसकी अलग पावर है। लेकिन ब्रिटेन में चाहे इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इन राज्यों से मिलकर सेंट्रल बनता है और वो है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को अपनी जो शक्तियां हैं वो सारी उसी को मिली हुई हैं। राज्य के रूप में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है। अब इसको भारत के उदाहरण में देख लो कि अगर जो भारत की बात करें तो भारत में कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं और कुछ शक्तियां राज्य सरकारों के पास होती हैं, अर्थात भारत में शक्तियों का बंटवारा है। इस पॉइंट पर अगर जो ध्यान देंगे आप तो भारत पहले पॉइंट पर भारत संघात्मक जैसा है, क्योंकि यहां केंद्र सरकार के पास ही सारी शक्तियां नहीं होती हैं। क्लियर यहां तक?
ठीक, दूसरे पॉइंट को अब समझाते हैं कि अगर जो हमने शक्तियों को बांटा तो हमें उन्हें लिखकर रखना पड़ेगा ना, किसके पास कौन सी शक्ति, किसके पास कौन सी शक्ति होगी। लेकिन जहां हमने कह दिया कि सारी शक्तियां एक ही आदमी के पास होंगी, जैसे कि घर में अगर जो ये कहा जाए कि आपकी ये ताकत होगी और आपकी बहन की ये ताकत होगी, या लड़कियां हैं तो आपके भाई को ये शक्तियां प्राप्त होंगी, आपको ये शक्तियां प्राप्त होंगी, तो आप लोग कहोगे कि पापा फिर ऐसा करो, इन्हें लिख के निश्चित कर दो, नहीं तो हम लोगों में कल फिर लड़ाई होने लगेगी, ये मेरी शक्ति, ये मेरी शक्ति। लेकिन जहां पिताजी ने कह दिया कि इस घर में सारी शक्तियां मेरी होंगी, बाकी किसी के पास कोई शक्ति नहीं होगी, तो फिर हमें लिख के रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है लिख के रखने की जरूरत? क्योंकि सारी शक्तियां तो एक आदमी के पास हैं। इसलिए संघीय व्यवस्था में जहां हमने लिखाया कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, डिवाइडेड होती हैं, तो वहां पे अगला पॉइंट आप लिख लीजिए कि लिखित संविधान आवश्यक होता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी। दूसरी तरफ एकात्मक व्यवस्था में लिख लीजिए कि जरूरी नहीं कि लिखित संविधान ही हो, जरूरी नहीं कि लिखित संविधान ही हो, नॉट नेसेसरली ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस पॉइंट पर अगर जो आप लोग भारत की स्थिति को देखोगे तो भारत में क्या लिखित संविधान है? और यह चीज मैं आपको जब संविधान की परिभाषा बता रहा था उस दिन बातचीत में बताया था, आज फिर आगे बताऊंगा कि भारत में लिखित संविधान है। और लिखित अलिखित का अंतर यही है कि जहां संविधान सभा का निर्माण होता है, संविधान सभा संविधान को निर्मित करती है, वहां लिखित संविधान होता है। और जहां पर संविधान सभा नहीं गठित होती है, सिर्फ संसद के माध्यम से जहां पर संविधान निर्मित कर दिया जाता है, वहां पर अलिखित होता है। तो इसलिए अमेरिका का संविधान कैसा है? लिखित। ब्रिटेन का कैसा है? अलिखित। भारत का कैसा है? लिखित। हमारे यहां संविधान सभा बनाई गई। ये फालतू के क्वेश्चन मत पूछो, अंजलि गंगवार कहां कितने स्टेट है, गूगल कर लिया करो यार। कहां तुम्हें हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं और कहां तुम कितने राज्य हैं। संविधान समझने बैठे हो कि जीके पढ़ने के लिए हमसे बैठे हो? बेवकूफी क्वेश्चन, उसी में कोई आंसर भी कर रहा है। जो कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। फ्लो खत्म करते हो फालतू क्वेश्चन पूछ के बीच बीच में अपनी विद्वता दिखाने के लिए। चलिए फिर मुद्दे पे आइए। लिखित अलिखित का यही अंतर होता है। अगर जो इस पॉइंट पर देखोगे, और अभी हमने पहले भी बातचीत में ही बोला था यूएसए में स्टेट के बारे में, लेकिन बस पूछना है। भारत में लिखित संविधान है। दूसरे पॉइंट पर देखोगे तो भारत किधर चला जाएगा? संघात्मक व्यवस्था की ओर। अब तीसरे पॉइंट पर आ जाओ कि जहां पर संघीय व्यवस्था होगी, वहां पर संघात्मक व्यवस्था जहां पर होगी, वहां पर दोहरी नागरिकता होगी, डबल सिटीजनशिप। इस पॉइंट को लिख लेना। दोहरी नागरिकता होती है डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप कैसे? एक सिटीजनशिप होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, दूसरी सिटीजनशिप होगी स्टेट गवर्नमेंट की। जैसे यूएसए में कोई आदमी जो कैलिफोर्निया का रहने वाला है, उसके पास दो नागरिकता होती है, एक नागरिकता यूएसए की और दूसरी नागरिकता कैलिफोर्निया की। लेकिन ब्रिटेन की तरफ जाकर एकात्मक की तरफ लिख लीजिए कि एकल नागरिकता होती है, सिंगल सिटीजनशिप। ब्रिटेन में रहने वाला आदमी सिर्फ ब्रिटेन की नागरिकता पाएगा, उसको इंग्लैंड की, वेल्स की, स्कॉटलैंड की अलग अलग नागरिकता नहीं दी जाएगी। अगर जो इसी पॉइंट को आप भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में यहाँ जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सभी के सभी क्या हैं? भारत के नागरिक, इंडियन सिटीजन हैं। किसी को भी यूपी की सिटीजनशिप, एमपी की सिटीजनशिप, राजस्थान की सिटीजनशिप नहीं मिली हुई है। अर्थात भारत में नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो जो सिंगल सिटीजनशिप है वो एकात्मक का लक्षण है, और जो डबल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है, वो संघात्मक का है।
इस पॉइंट पर अगर जो आप देखोगे तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता, ब्रिटेन में इकहरी एकल। भारत की स्थिति देखो तो भारत की एकल। अब इस पॉइंट पे भारत किधर आ गया? एकात्मक की ओर। फिर अगला पॉइंट अगर जो हम आपके साथ डिस्कस करें तो कहें कि न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। संघी में लिखिए, क्योंकि संघी व्यवस्था में पहला पॉइंट, फेडरल सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखाया था कि पावर्स डिवाइडेड होती हैं स्टेट और सेंट्रल के बीच। तो जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल के बीच में पावर्स डिवाइडेड होंगी तो फिर यहां पर बार बार विवाद की स्थिति आएगी और उसके लिए एक सुप्रीम जुडिशरी जरूरी होगी। तो न्यायपालिका सर्वोच्च होती है। जहां भी संघात्मक व्यवस्था होगी, फेडरल सिस्टम होगा, वहां पर जुडिशरी सुप्रीम होगी। लेकिन जहां एकात्मक व्यवस्था है वहां जरूरी नहीं कि न्यायपालिका सर्वोच्च हो। नॉट नेसेसरी द जुडिशरी सुप्रीम। अगर जो इस पॉइंट को हम आपके सामने क्लियर करें कि भारत में क्या स्थिति है, तो भारत में न्यायपालिका सुप्रीम नहीं है। अमेरिका में न्यायपालिका सुप्रीम है, ब्रिटेन में न्यायपालिका सुप्रीम नहीं है। अगर जो यहां पे देखें तो अमेरिका में न्यायपालिका सुप्रीम है, फेडरल का पॉइंट। ब्रिटेन में न्यायपालिका सुप्रीम न होकर पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये यूनिटरी का पॉइंट। भारत के संदर्भ में यहां न्यायपालिका सुप्रीम नहीं है, यहां पार्लियामेंट और जुडिशरी को एक बराबर रखा गया है। इसलिए इस पॉइंट पर भारत किधर आ जा रहा है? यूनिटरी की ओर। इसलिए भारत कहां पे है? ठीक बीच में है। तो हम क्या कह रहे कि भारत में कुछ पॉइंट किसके? फेडरल के। कुछ पॉइंट किसके? यूनिटरी के। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जैसे जहां अब सिर्फ पॉइंट लिख लेना। जहां संघात्मक व्यवस्था होती है वहां पर संविधान की सर्वोच्चता होती है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है। ठीक इसी तरह से जहां फेडरल सिस्टम होगा वहां इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, वहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान होगा। अगर जो स्वतंत्र न्यायपालिका है तो आप ये मान के चलिए कि वहां पे कैसा सिस्टम है? फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में हमने सबसे पहले आपको बताया था डिवीजन ऑफ पावर्स। फिर यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम हो जाता है, दोहरी शासन प्रणाली। जैसे हमारे ऊपर केंद्र सरकार के भी नियम लागू हैं और राज्य सरकार के भी नियम लागू हैं। फिर यहाँ पर जब संविधान की सर्वोच्चता होगी तो कठोर संविधान होगा, स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक उसी तरह से द्विसदनी विधायिका होने की, बाई कैमरल लेजिस्लेचर की संभावना बनती है। इन सब पॉइंट को हम संघात्मक में देखते हैं और एकात्मक में जहां सिर्फ एक संविधान होगा वो सिर्फ सेंट्रल का होगा, एक नागरिकता होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगी, यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान होगा, रेसिडुअल पावर्स होंगी, रेसिडुअल्स पावर, ये अवशिष्ट शक्तियां भारत के संविधान में आर्टिकल 248 में है। इसलिए इस पॉइंट पर एकात्मक हो जाता है। यहां पर एकात्मक व्यवस्था में संसद को बहुत ताकत दी जाती है, हमारे यहाँ संसद को ताकत है। तो इस आधार पर पॉइंटों पे हम देखते हैं तो संघी और एकात्मक दोनों के पॉइंट भारत में पाए जाते हैं। तो यहीं से एक प्रश्न पैदा होता है कि फिर भारत की व्यवस्था को हम संघी माने या एकात्मक माने। तो इसके लिए हम उत्तर आप लोग याद रख लीजिएगा। भारत की व्यवस्था नीचे नोट करके लिख लीजिए, इंडियन सिस्टम, भारतीय व्यवस्था, और डैश लगा के आगे लिख लीजिए द्विस्वभावी, डुअल नेचर। आपसे कभी भी पूछा जाए कि भारत की व्यवस्था कैसी है तो आप कहोगे डुअल नेचर, द्विस्वभावी। आगे ब्रैकेट में लिख लेना अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के अनुसार। जब हमने अपने उच्चतम न्यायालय से प्रश्न पूछा कि भारत की व्यवस्था को हम किस प्रकार का मानेंगे, तो उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि भारत की व्यवस्था को हम लोग क्या मानेंगे? भारत की व्यवस्था को हम लोग द्विस्वभावी मानेंगे। और इसको आगे स्पष्ट करते हुए उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि भारत की जो व्यवस्था है वो सामान्य परिस्थितियों में संघीय है। जैसे सामान्य परिस्थितियां देश में होती हैं
तो केंद्र और राज्य अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भी भारत में संकट की स्थिति आती है, इन इमरजेंसी संकट की स्थितियों में भारत की व्यवस्था एकात्मक हो जाती है। तब भारत संघीय व्यवस्था में न रहकर एकात्मक व्यवस्था की ओर आ जाता है। जैसे कछुए को आप लोगों ने देखा हो, सामान्य परिस्थितियां हैं, संकट नहीं तो वो हाथ पैर अपने फैला ही रहता है, केंद्र राज्य सब अपनी ताकतें, अपना सब विस्तार रहता है। लेकिन जैसे ही संकट आया तो कछुआ जैसे अपने हाथ पैर समेट लेता है, वैसे ही हमारी सरकार केंद्र की ताकतवर हो जाती है, राज्यों से शक्ति कहां आ जाती है, केंद्र के पास, और हमारी मुट्ठी बंध जाती है। तो सामान्य परिस्थितियों में भारत की व्यवस्था संघीय रहती है, फेडरल रहती है, और संकट काल में इन इमरजेंसी यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाती है। तो भारत की व्यवस्था दोनों तरह की मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को मैंने क्लियर कर दिया। यहां पर एक प्रश्न और आता है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, उसको भी यहां पे समझा देता हूं। वो ये है कि एक ब्रिटिश विद्वान है केसी हुएयर, इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत काम किया और इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि इस पॉइंट के आधार पर जब देखते हैं तो भारत की व्यवस्था कैसी है, अर्ध संघी, क्वासी फेडरल। इसलिए यहां पर लिख लेना अगले पॉइंट को, इसको परीक्षा में यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू केसी हुएयर, केसी हुएयर के अनुसार, लक्ष्मीकांत में ये पॉइंट दिया गया है, वहां से देख के आप इंग्लिश और हिंदी में इसको सही से लिख लेना। केसी हुएयर, केसी हुएयर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू केसी हुएयर, डैश लगा के आगे लिख लो क्वासी फेडरल, अर्ध संघीय व्यवस्था। अगर जो परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि केसी हुएयर के हिसाब से भारत की व्यवस्था किस प्रकार की है, तो आपका सही उत्तर होगा क्वासी फेडरल, अर्ध संघी। लेकिन यदि केसी हुएयर का नाम क्वेश्चन में नहीं लिया गया है तो आपका उत्तर हमेशा होगा द्विस्वभावी, क्योंकि हमारे यहाँ संविधान की व्याख्या का अधिकार हमने उच्चतम न्यायालय को दे रखा है, और उच्चतम न्यायालय जो व्याख्या करेगा उसी को हम व्याख्या मानेंगे। इस आधार पर हमारे व्यवस्था में संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, एकात्मक व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम, दोनों के पॉइंट हैं, और इन दोनों के पॉइंट के आधार पर भारत की व्यवस्था द्विस्वभावी है। और द्विस्वभावी इस मामले में बहुत अच्छी है, इसीलिए कहा जाता है भारत का संविधान दुनिया का सबसे बेहतर संविधान है। केसी हुएयर साहब ने भी लिखा अपनी किताब, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पे रिसर्च की, उसको भारत के संविधान को उन्होंने समझा दिया। अभी बेटा आगे समझाएंगे नम्यता अनम्यता, ये कठोर और मुलायम वाला है पॉइंट। अभी जो पॉइंट समझा रहे उसको अभी हमने उसे समझाया कहाँ है। ठीक है, पहले इस पॉइंट को आप लोग समझ लो कि भारत की संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों के पॉइंट होते हैं। इस आधार पर भारत की व्यवस्था द्विस्वभावी है हमारे उच्चतम न्यायालय के अनुसार, और केसी हुएयर साहब के अनुसार यह व्यवस्था क्वासी फेडरल है। इतनी सारी बात हो गई। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, बीच में कुछ कमेंट आए वो देख लेता हूं। गुरुजी नया बैच कब से आ रहा है? जैसे ही कोचिंग खुलने का आदेश होगा उसके बाद हमारे जो पिछले बैच हैं उसका बचा हुआ पोर्शन पूरा होकर नए बैच की डेट दे दी जाएगी, और साथ ही नया बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा आफ्टर लॉकडाउन। सर जी, क्या संघीय वर्ड संविधान में उल्लिखित है? संघीय वर्ड संविधान में उल्लिखित उस तरह से नहीं है, लेकिन जब पहला अनुच्छेद तुम्हें पढ़ाएंगे वहां पर साफ साफ लिखा है, वहां पर साफ साफ लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, और आज होमवर्क में मैं आप लोगों को यही काम देने वाला हूं। और कल जब ठीक 8 बजे, संडे है लेकिन फिर भी कल 8 बजे हम लाइव होंगे, संडे की कोई छुट्टी नहीं होगी लाइव में। कल जब हम 8 बजे शुरू करेंगे तब हम आपको सबसे पहले ये दिए गए होमवर्क पे बात करेंगे, और आज का आपका होमवर्क है कि आप घर जाकर देखेंगे, अपने डिक्शनरी उठाएंगे, किताबों को उठाएंगे कि हिंदी में एक शब्द है संघ, हिंदी का शब्द है संघ, और इसके इंग्लिश में 2 ट्रांसलेशन मिलते हैं। एक है फेडरेशन
और दूसरा है यूनियन। यूनियन की भी हिंदी होती है संघ, फेडरेशन की भी हिंदी होती है संघ। तो क्या अंतर है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड यूनियन? अमेरिकन, जो संयुक्त राज्य अमेरिका बना, यह एक फेडरेशन है, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, वो यूएनओ हमारा यूनियन है। हिंदी में दोनों का ट्रांसलेशन हम संघ ही करते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द अभी हम लोगों के साथ डिस्कशन में आएंगे, जैसे अंग्रेजी में सेक्स और जेंडर दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन हिंदी में दोनों का ट्रांसलेशन हम लिंग ही करते हैं। सेक्स का भी ट्रांसलेशन लिंग, जेंडर का भी ट्रांसलेशन लिंग। इनमें भी क्या अंतर होता है, इसे भी हमें समझना होगा। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो दिन रात आप लोग प्रयोग करते रहते हो और आपको उसमें अंतर नहीं पता होता। किसी दिन जब हम बात कर रहे होंगे या हिंदी पर जब हम अपनी बात शुरू करेंगे तो इसको भी क्लियर करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉचिंग एंड सीइंग? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रनिंग एंड वॉकिंग? ये आईएएस के इंटरव्यू के पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। व्हाट इज सर्फिंग? इंटरनेट पे अभी आप हम लोगों के साथ जुड़े हो, इंटरनेट सर्फिंग ये हॉबी होती है, इनके क्या मतलब होते हैं? इन सबको भी हम बात करेंगे। आज के होमवर्क में आपको यही पॉइंट दे रहा हूं, क्योंकि आज हमने आपको संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था दोनों को समझाया, फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी सिस्टम बताया, इसलिए इन दोनों में जो संघीय शब्द आ रहा है, एक बच्चे ने पूछा है, तो संविधान के पहले अनुच्छेद में हमने संघ शब्द का प्रयोग किया है और इंग्लिश में हमने यूनियन टर्म का यूज किया है। वहां पे फेडरेशन टर्म का यूज नहीं किया है, फेडरल सिस्टम का कोई जिक्र नहीं आया है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि फेडरेशन और यूनियन दो अलग अलग शब्द हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस एंड फेडरेशन, ये आप होमवर्क के लिए लीजिए। कल हम सबसे पहले इस पे बात करेंगे। इसी पे एक तीसरा शब्द उभर के आएगा। फेडरेशन और यूनियन के अलावा एक तीसरा शब्द आता है, इंग्लिश में वो टर्म है कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन, कौन आगे लगा दो फेडरेशन के तो कॉन्फेडरेशन, और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होता है परिसंघीय व्यवस्था। और भारत के संदर्भ में हमेशा कह दिया जाता है कि जो हमारे यहाँ की व्यवस्था है वो संघीय और एकात्मक के बीच की द्विस्वभावी अभी हमने बताई, तो यहाँ पर परिसंघीय टर्म यूज कर दिया जाता है कि भारत की व्यवस्था परिसंघीय व्यवस्था जैसी है, कॉन्फेडरेशन है। तो कॉन्फेडरेशन क्या है, फेडरेशन क्या है और यूनियन क्या है, इन सब शब्दों को आप लोग आज खोजने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे। कल हम इस पे बात शुरू करेंगे। आज जो टॉपिक हमने आपके साथ शुरू किया है, कौन सा, फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। कल के क्लास में इससे आगे की हमारी आपके साथ बातचीत शुरू होगी और सबसे पहला अंतर होगा लचीले एवं कठोर संविधान में क्या अंतर है, नम्य एवं अनम्य संविधान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, फिर हम आपको कल बताएंगे रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अंतर है। फिर हम आपको बताएंगे जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी में क्या अंतर होता है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सॉवरेनिटी, इस आधार पे भी संविधानों में अंतर होता है। ये अभी हमारा बचा हुआ हिस्सा है, इसलिए शिवानी बेटा कल के क्लास में नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय क्या है संविधान की विशेषता में, इसको हम कल बताएंगे। ये चैप्टर अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी सर, अरे कोई बात नहीं बेटा, इसलिए डांट दिया कि कॉन्सेप्ट समझ रहे, तुम फैक्चुअल पूछ रहे। क्या पीसीएस 2020 के एडमिशन हम परीक्षा साल के हिसाब से नहीं पढ़ाते, कोर्स पूरा कराते हैं। आप फिर जितने आपके अटेम्प्ट बचे हैं 10 बार पीसीएस देते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जी बहुत धन्यवाद। जी सर, जी हाँ। If a person in USA moves from one state to another, does he have to take citizenship from another state? And these both states provide different rights to their citizen. बिल्कुल बेटा, वहां पर केंद्र का संविधान अलग होता है और राज्यों के अपने संविधान अलग हैं। जैसे भारत में भी अगर जो आप देखो कि अभी आप उत्तर प्रदेश में हो तो यहाँ पंचायत के नियम आपके अलग हैं। यहाँ जिसे आप प्रधान कहते हो ना, गांव में प्रधान जो होता है,
यही राजस्थान में चले जाओ तो गांव में जो प्रधान होता है उसको वहां सरपंच कहा जाता है, और जो तुम्हारे यहाँ गांव में प्रधान होता है वो राजस्थान में चले जाओ तो ब्लॉक में, जिसे तुम यहाँ ब्लॉक प्रमुख कहते हो, वहां उसे प्रधान कहते हैं। तो इसलिए बहुत सारे मामलों में केंद्र सरकार के नियम अपने, राज्य सरकार के नियम अपने। सिटीजनशिप आप किसी एक स्टेट की लेते हो, दूसरे स्टेट में आप चले जाते हो तो जरूरी नहीं कि आप सिटीजनशिप बदलो। जैसे कि आप ब्रिटेन में जाके रहने लगो, जरूरी नहीं ब्रिटेन की सिटीजनशिप लो, इंडियन सिटीजनशिप रखो। ऐसे ही राज्यों में भी बदलनी जरूरी नहीं, लेकिन होती अलग अलग है और वहां के नियम अलग अलग होते हैं। थैंक यू सर। जी सर, संघीय वर्ड हमेशा राज्य के साथ ही पढ़ा है इसलिए। जी हाँ, जब राज्यों की बात होती है, जैसे अभी पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वहां पे गैर बीजेपी सरकार है, तो ममता बनर्जी ममता दीदी बार बार ये प्रश्न उठा रही हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, क्योंकि केंद्र सिर्फ अपनी शक्तियां लागू करेगा, केंद्र सिर्फ अपने नियम लागू करेगा, राज्यों की नहीं सुनेगा, तो फिर ये सिर्फ केंद्र की शक्तियां हो गई, तो ये एकात्मक की ओर चला जाएगा। और इसीलिए आदरणीय ममता दीदी का बार बार प्रश्न होता है या चोट होती है कि केंद्र की मोदी सरकार संघीय व्यवस्था से छेड़छाड़ कर रही है, यह एकात्मक होती चली जा रही है। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने सर। परिसंघीय क्या है सर जी? अभी तो हमने तुम्हें होमवर्क के लिए बताया है बेटा, अभी तो बताया कि संघ के दो टर्म होते हैं, फेडरेशन, यूनियन। ये लंबा कॉन्सेप्ट है, मैं कह रहा हूं होमवर्क थोड़ा खोजो, फिर कल बता देंगे। तभी हमने कॉन्फेडरेशन जिसे कहते हैं उसे हिंदी में परिसंघीय कहते हैं। अभी बताया ना कॉन्फेडरेशन, परिसंघीय, ये कल हम क्लियर कर देंगे, आप लोग आज खोजने की कोशिश करिए। थैंक यू सर। यूनियन में राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है। अरे पागल राम, पहले यूनियन तो पढ़ के आओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड फेडरेशन। कह रहा हूं ना, संघ शब्द हिंदी में समझोगे तो अंतर नहीं क्लियर होगा। इसीलिए इससे तुम्हारा परीक्षा में कई बार पूछे जाने वाला एक प्रश्न क्लियर होगा कि भारत की संघीय व्यवस्था अमेरिका की संघीय व्यवस्था जैसी नहीं है। यह संविधान के स्रोत में जो पूछा जाता है कि भारत की संघीय व्यवस्था कहां से ली गई, तो आप उत्तर में कनाडा टिक करते हो, कनाडा से ली गई। तो कनाडा का जो सिस्टम है वो हमारे ज्यादा करीब है, इसलिए भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो अमेरिका जैसी नहीं है, इसलिए हम उसको अलग रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूनियन में राज्य को संघ से, ये तो कल बताएंगे ना, अभी होमवर्क करके आओ। जी बहुत अच्छा सर, ओके सर। सर जहाँ स्टेट अपनी मर्जी से शामिल होते हैं वहां फेडरेशन होता है। अरे होमवर्क दे रहा हूं बेटा उर्मिला, अभी ज्ञान मत बांटो, पहले पढ़ के आओ। सर इफ एन IFS ऑफिसर डिप्लॉयड इन इंडियन एम्बेसी इन USA, दे विच सिटीजनशिप ही है? इंडियन सिटीजनशिप। जो हमारे IFS ऑफिसर होते हैं या पूरी दुनिया में जो एम्बेसडर होते हैं, जो राजदूत होते हैं, उनके लिए भी दो शब्द प्रयोग होते हैं। इसको हम जब आपको सिटीजनशिप पढ़ाएंगे तब बताएंगे। कहीं कहीं हम अपने जो IFS ऑफिसर होते हैं उनको राजदूत कहते हैं, एम्बेसडर कहते हैं, कहीं कहीं हम उनको उच्चायुक्त कहते हैं, हाई कमिश्नर कहते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाई कमिश्नर एंड एम्बेसडर? राजदूत और उच्चायुक्त में क्या अंतर होता है ये भी आगे पढ़ाएंगे, लेकिन जो राजदूत और उच्चायुक्त होते हैं वो विदेश में नौकरी जरूर करते हैं लेकिन हमेशा इंडियन सिटीजन रहते हैं। सर फिर है सर इफ वी वांट वी कैन टेक अदर कंट्री सिटीजनशिप और नॉट। बिल्कुल आप ले सकते हो, अगर जो दूसरा देश आपको सिटीजनशिप देने को तैयार है। विजय माल्या वाली कहानी रोज अखबार में आप पढ़ रहे हो, उसने चोरी से ब्रिटेन की भी सिटीजनशिप ले ली थी और ब्रिटेन से प्रत्यर्पण में हमें इतने दिन लगे, अब जाके ब्रिटेन तैयार हुआ है विजय माल्या को हमें सौंपने के लिए। आज की तारीख में भारत सरकार आप लोगों से जब भी कोई फाइनेंशियल, तुम ठीक टैक्स पेयर हो जाते हो, जैसे हमारे पीछे ये देखो, तुम लोगों को एक सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं, ये पास से अगर जो तुम देखोगे तो ये सर्टिफिकेट किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये डायरेक्ट टैक्सेस मतलब आयकर। जो लोग अच्छी ज्यादा आयकर अदा करते हैं उन लोगों को भारत सरकार एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भेजती है, हमें ये लगातार आता है। और ऐसे लोगों से जो अच्छे टैक्स पेयर हैं उनसे सरकार हमेशा एक शपथ पत्र भरवाती है हर साल। पहले नहीं भरवाती थी, मोदी सरकार ने इसको कंपलसरी किया है, पिछली सरकारें नहीं भरवाती थी, इसलिए लोग चोरी छुपे जाके
दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले लेते थे। अब भारत सरकार आपसे बीच बीच में सेल्फ डिक्लेरेशन कराती है और जिसमें पूछती है कि आपने कनाडा या अमेरिका या बाहर किसी अन्य देश की तो मेंबर्स वो सिटीजनशिप नहीं ले रखी है। अभी जब भी हम लोगों से बीच में आ जाता है कि आप लोग इसको फिर कसम खा के भेजिए, हर लगभग 6 महीने साल भर पे सरकार भेजती रहती है। जो ठीक टैक्स पेयर हैं उनको पहले किसी को नहीं भेजा जाता था, जिसमें कसम खिलवाई जाती है कि भारत के अलावा हमने कहीं और की सिटीजनशिप नहीं ले रखी है। जैसे अभी पिछली साल हम गए थे ब्रिटेन के करीब तक घूम के आए हम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली घूम के आए। तो वहां पर फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली जाने के कारण भारत सरकार ने फिर हमसे ये घोषणा करवाई कि हमने कहीं विदेश की नागरिकता तो नहीं ले ली। तो सरकार अब पूछने लगी, पहले नहीं सोचती थी। सर जी, बाइमर का मीनिंग क्या होता है? अरे बाइमर टर्म जर्मनी से आया है। जर्मनी के संविधान को बाइमर कहते हैं क्योंकि बाइमर नामक जगह पर मीटिंग हुई थी और जहां जर्मनी का संविधान लिखा गया, इसलिए जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन को हम बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये सब थोड़े अतिरिक्त प्रश्न हैं, लेकिन आप लोगों ने पूछ लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज थोड़ा क्लास लंबा हुआ, फिर भी वो चीजें क्लियर नहीं हुई। कल के क्लास में हम भारतीय संविधान के सभी विशेषताओं पर बात कर लेंगे और जितने भी फीचर्स हैं उनको क्लियर कर देंगे। जो आपको आज होमवर्क दिया उसे आप करके आएंगे। कल 8 बजे संडे को हम फिर आपसे मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट सर फॉर क्लीनिंग ऑल डाउट। अरे कोई बात नहीं यार, यही तो काम है हमारा। तुम लोग पूछो, तुम्हें बताऊं। डांट आंट तो चलती रहती है। थैंक यू भाई, गुड नाइट। बहुत अच्छा हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तुम लोग इसी तरह से जुड़ते रहो, सीखते रहो, लगे रहो, और आगे सब बढ़िया। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अच्छे से पढ़ो, ध्यान लगाओ। गुड नाइट।